नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, महबूबा मुफ्ती को जो पीडीपी के अध्यक्षा हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, और आपको बताते चले कि महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब किया है। हालांकि पहले से ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा मुफ्ती ये आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का मिसयूज कर रही है, लेकिन इस बार तलब किया गया है और पूछताछ भी होगी। कुछ मुद्दों को लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करेगा। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ फिरदौस टाक जुड़ चुके हैं, जो फॉर्मर एमएलसी हैं पीडीपी के और साथ साथ स्पोक्स पर्सन भी हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। टाक साहब, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब किया है महबूबा मुफ्ती को, 15 मार्च का समय दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, ये कोई हमारे लिए कोई ताज्जुब की या सरप्राइजिंग बात नहीं है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से जो है वो महबूबा जी को समन किया गया है। इससे सिर्फ इस मुल्क में जो इस वक्त हालात बने हैं और जिस तरह की सियासत और जिस तरह की बिछान की जा रही है, सिर्फ उस चीज़ की आगाज़ी होती है। ये रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को और केंद्र में बैठी हुई सरकार दोनों को मालूम है कि महबूबा जी के पास कितनी ज्यादा संपत्ति है, कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, उनके रिश्तेदारों के पास, उनके वालिद भी दुनिया में क्या छोड़ के गए हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जो है वो डिफरेंट एजेंसीज को, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टर हो, ये सब एजेंसीज को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए और अपनी पार्टी के बढ़ावे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उससे इस देश में, इस मुल्क में जो हालात बने हैं वो किसी भी सूरत में इस मुल्क के हित में नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने विच हंटिंग की बात की तो वाहिद परे को भी लिया गया था, क्या वो भी विच हंटिंग थी? देखिए, हम तो पहले से ही ये मानते आ रहे हैं जी। वही परा जो हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट थे, जिन्हें उस वक्त के जितने भी मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ पे आए, उनको यूथ आइकॉन का जो है वो खिताब देते रहे। वो जो नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स में जो उन्होंने काम किए, लेकिन उसके बाद पुलवामा से इलेक्शन जीतने जो ही नॉमिनेशन फॉर्म भरा, वहां से जीते भी, उसके बाद उनको किस वजह से अंदर रखा गया है ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथियार इस्तेमाल किए, उन्होंने नई पार्टियां बनाई, हमारे लोगों को हैराना किया। अभी भी देख लीजिए, हमारे कई लीडर जिसमें फॉर्मर लेजिस्लेटर्स और मिनिस्टर भी मौजूद हैं, उनको भी बगैर किसी केस के, बगैर किसी वजह के जो है वो उनको हिरासत में रखा गया है। बहुत सारे लीडरों को धमकियां देकर जो है पार्टी से अलग इख्तियार करवाई। बहुत सारे लीडरों को दूसरी पार्टियों में धमकियां देकर, एनआईए का झांसा देकर, ईडी का झांसा देकर, पीएसए का झांसा देकर उनको दूसरी पार्टियां ज्वाइन करवाई। अब जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमारे जितने भी ये हरबे हम चला रहे हैं उससे न तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही महबूबा जी को कोई फर्क पड़ रहा है। आपने देखा होगा पिछले एक महीने में महबूबा जी ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जाके पार्टी के वर्करान से खिताब किया, और जिस तरह पार्टी के वर्करान ने और आम लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, उससे कहीं ना कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उनको लग रहा था कि हमने इस जमात को और महबूबा जी को जो है वो खत्म कर दिया है, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि लोगों में फिर इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो कहीं कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो अब एक नया हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, हमने तो ये माना है कि हमें मुश्किलात आएंगी, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, हम हर मुश्किलात और प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, क्या वाकई में जो एजेंसीज हैं इनका भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार मिसयूज कर रही है, राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल कर रही है? देखिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में विनोद जी, आप देख लीजिए मुल्क के दूसरे हिस्सों में, आप बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, चाहे कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये रूटीन की बात बन चुकी है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी और
मरकज की सरकार के बारे में कोई भी कंट्रेरी राय लगता है, उसके ही घर में इनकम टैक्स की रेड होती है, उसके ही घर में ईडी की रेड होती है, उसी के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई होती है, उसी के खिलाफ पुलिस के पर्चे कटते हैं। तो ये सारा कुछ ये सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी एक नोन फैक्ट है। आप देख लीजिए यूनाइटेड नेशन की अभी हाल ही में जो है वो जो रिपोर्ट शाया हुई, उसमें जो हमारे मुल्क का जो फ्रीडम का इंडेक्स है वो कहाँ है, जहाँ कंप्लीट फ्रीडम से पार्शियली फ्री स्टेट का जो है खिताब हमें मिला है। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा खराबी हमें इंटरनेशनल लेवल पे और क्या हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, जिस तरीके से आपने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, अपने राजनीतिक मिशन को पूरा करने के लिए एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि हमने बात की थी फिरदौस टाक से, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब किया है और 15 को उनसे पूछताछ होगी। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया, ठाकुर अभिजीत जसरोटिया, जो स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, वो जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, ये एलिगेशन आप पे लग रहे हैं कि ईडी हो या बाकी दीगर एजेंसीज, इनका मिसयूज किया जा रहा है और राजनीतिक लक्ष्य को पूर्ति के लिए, राजनीतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इसमें विनोद जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक कहावत बड़ी मशहूर है कि बोए फूल बबूल के तो आम कहाँ से काटोगे। जो आपने करनी की है उसका आपको आज की डेट में जो है वो उसका हिसाब किताब तो आपको देना पड़ेगा। और जहाँ पर अगर महबूबा जी की बात करूं, अगर ये बात करती है कि ईडी का मिसयूज हो रहा है या किसी और एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, यही इन्होंने स्टेटमेंट दी थी जब फारूक साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, जबकि फारूक साहब के लिए इस सारी जो इंक्वायरीज के डिमांड थी वो महबूबा जी अपने जलसों में करती रही इससे पहले। तो जब आज की डेट में जितनी इंक्वायरी चल रही है, मैं एक चीज आपके नोटिस में ला देना चाहता हूँ, उसमें 50-60% इंक्वायरीज वो हैं जो इन्हीं के टाइम की, जो पहले के टाइम की जो है, हमसे भी पहले के टाइम की सीबीआई वगैरह ने इनिशिएट की हुई है। सिर्फ जो बीच में आज तक सरकारें रही उन्होंने कभी इन एजेंसीज को पूरी तरह से अपना काम नहीं करने दिया। आज ये एजेंसीज बिल्कुल फ्रीली अपना काम कर रही है, इसीलिए उन्हीं मापदंडों को देखते हुए ये लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब उनको फ्रीडम मिल रही है अपना काम करने में तो ये कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं उनसे, लेकिन इसका सत्य ये है कि इससे पहले एजेंसीज के हाथ बांधे हुए होते थे, आज एजेंसीज के हाथ खुले हैं तो वही कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर उनको नून में नुक्ता दिखाई दे रहा है। अभिजीत जी, विच हंटिंग की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि डेलिबरेटली उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब महबूबा मुफ्ती पेनिट्रेट करने लगी हैं और वो पार्टी मजबूत कर रही हैं, इसलिए उनको ईडी ने सम्मन किया है। देखिए जी, मैं अगर आपको विनोद जी, अगर आप पिछले भी डीडीसी के जो इंतखाबात थे उनका अगर आप रिजल्ट देखें तो ये जो नई पार्टी, अपनी पार्टी लॉन्च हुई है, इसका भी स्कोर जो है वो पीडीपी से ज्यादा बेहतर रहा है। तो खुद सोचिए कि इनकी वहां पर हालत क्या है आज की डेट में, और इसको अगर ये कहेंगे कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं या हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो ये सब सरासर झूठ है। क्योंकि जो पीडीपी का जो हाल है वो सबके सामने ही है, किस तरह से ये लोग जो है पहले टाइम से इनकी डिग्रेडेशन हुई है। इसका कारण यही रहा जो इन्होंने अपॉर्चुनिटिज्म की राजनीति की, जो इन्होंने कभी भी अपने जो बेसिक मूल्य हैं उनके ऊपर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। खुद ही देखें, इन्हीं की पार्टी के इतने बड़े कदावर लीडर जिसको इन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल पूरी की पूरी हाथ में थमा कर रखी थी, उनके आज की डेट में टेररिस्टों के साथ लिंक्स निकल रहे हैं। तो बताएं इनकी मंशा कब ठीक थी? अब ऐसे लोग जब कोई देशद्रोही गतिविधियां करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो क्या करें, इनको छोड़ दें जैसे पहले गवर्नमेंट छोड़ दिया करती थी। तो आज जब एक एजेंसी को जो उसका काम होता है वो काम करने की उसको छूट है तो उनको चुभ रहा है, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? जहां गलत होगा वहीं पर एजेंसी जाएगी, जो लोग ठीक होंगे उनको कोई क्या कह सकता है। जी अभिजीत, ये वाहिद की बात कर रहे हैं आप, तो पीडीपी ने उनका नाम लेके कहा है कि उनको बेवजह अंदर करके रखा हुआ क्योंकि वो पुलवामा से चुनाव जीत के आए हैं। देखिए, एक अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही एक ऐसा पेपर जो पब्लिक डोमेन में था जो साफ साफ इनके लिंक्स के बारे में बता रहा था कि किस तरह से ये जो टेररिस्ट के केप्स और केंद्र हैं, सेपरेटिस्ट के केप्स और केंद्र हैं, उनको सरकारी नौकरियां, सेमी गवर्नमेंट नौकरियां लेने में मदद किया करते थे। वो पूरा पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट है सारे का सारा। अब मुझे बताओ, एक नेता अगर टेररिस्ट की या टेररिस्ट के बच्चों की मदद करता है या सेपरेटिस्ट के बच्चों की मदद करता है, आउट ऑफ द वे उनको जाके नौकरी दिलवाता है, हकदार से उसका हक छीनता है, तो क्या इनसे जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? उनके बदले में जो कोई डिजर्विंग बच्चा था उसकी अगर नौकरी छीनकर इन्होंने किसी टेररिस्ट के बच्चे को या किसी सेपरेटिस्ट के बच्चे को दे दी, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब ये खामखा का अगर बवाल मचा रही है तो फिर इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो सच है वो तो लोगों के सामने आ चुका है। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
दर्शकों, कोविड-19 अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और कुछ केसेस भी आ रहे हैं। जिस तरीके से बशना में केस आया, एक निजी स्कूल में केस आया और उसके बाद स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। जो बशना स्कूल में केस आया था उसके बाद से सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट करवाए जाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि अब रैंडम कैंप्स लगाए जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति की रैंडमली टेस्टिंग की जा रही है। और आज रघुनाथ बाजार में एक कैंप लगाया गया, उस कैंप लगा करके लोगों की टेस्टिंग की गई, क्योंकि अब लगता है कि कुछ अगर लोग लापरवाही कर रहे हैं, लोग एसओपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख रहे हैं या सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं हाथ को, तो कहीं ना कहीं मामले बढ़ सकते हैं। इस बात की चिंता सरकार को है, प्रशासन को है, हेल्थ डिपार्टमेंट को, और शायद यही कारण है कि इस तरह के कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और मेरी बात सुनो, सैंपल अभी उसके हाथ में। वो दूसरा हमने अभी तक सुबह से कोई 30 सैंपल कर दिए हैं, जिसमें से अभी तक सारे नेगेटिव ही हैं। हम लोगों ने एकदम से इस बीमारी को अपने से अलग ही कर दिया है कि जैसे सारे कि ये बीमारी ख़त्म हो गई है, पर ये ख़त्म नहीं है। हमारे बीच अगर 10 लोगों का टेस्ट किया जाए प्रॉपरली तो उसमें से एक बंदा तो पॉजिटिव निकलेगा ही, लेकिन हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं, जो कि हमारे इस माहौल के लिए, लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ कि इस कंडीशन को बुरा बनाने से पहले ही अगर हम खुद को, जो हमारी गाइडलाइंस है, अगर हम उनको फॉलो करके चलें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे बाकी राज्यों में बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग ये जो इसका प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे जम्मू में अगर थोड़ी अभी बाहर की स्टेटों से थोड़ा फ़र्क है, वो इसीलिए कि यहाँ के लोग थोड़ा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलें तो ज़्यादा बेटर है। दर्शकों, स्कूलों में प्रभावशाली तरीके से एसओपी को लागू करने की जरूरत है, और शायद प्रिंसिपल ऐसा कर भी रहे हैं। हड़कंप भी मचा हुआ है, सनसनी भी फैली हुई है, और प्रिंसिपल अपने बच्चों को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आइए देखते हैं। नहीं, ऐसा हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जब भी आ रहे हैं, एक तो हम पहले उनका ध्यान रखते हैं कि सब बच्चे मास्क पहने। वो वहाँ पे चेकिंग होती है, गेट पे हमने सैनिटाइज़र के लिए अपना लड़का रखा हुआ है, वो सब बच्चों को सैनिटाइज करके क्लासेस में भेजते हैं। हमने पूरे स्कूल को 3-4 दिन के बाद सैनिटाइज कराते हैं, और पूरा वो डिस्टेंस हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। प्रेयर में भी हमने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, क्लासेस में भी हमारा डिस्टेंस रखा हुआ है, और हमारी जो पढ़ाई है, स्टडी के लिए बच्चे आराम से आ रहे हैं। हाँ, ये है कि पहले जो हमारी क्लासेस में, जैसे हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे स्कूल की, लेकिन जो 100 की क्लासेस होती थी, आजकल हमने 50 क्लासेस में करके और रोस्टर में रखा हुआ है। एक दिन हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को 11th क्लास आती है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को 12th क्लास। हमने ऐसे जो डेज हैं वो बीच में रखे हुए हैं, तो उन डेज में जो बच्चे हैं आके यहाँ पूरा फायदा उठाते हैं। बस यही हमने ये कहा है कि अपना जब भी है अपने हाथ बार बार धो के रखने हैं, और बाहर की चीज़ों को मैंने ये कहा स्पेशली नहीं बच्चे खाना, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, और ज़्यादा आउट गोइंग में नहीं जाना। अगर स्कूल में आए हैं जहाँ पढ़ने के बाद सीधे घर जाओ, और एग्ज़ाम का टाइम है, इस टाइम तो बच्चे वैसे भी सब बिज़ी हैं, फाइल वर्क में बिज़ी हैं, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स उन्होंने तैयार की हुई है, और जैसे ही हमें एडमिनिस्ट्रेशन में बोला कि प्रैक्टिकल इनके हैं
10 के बाद हमने उनको बच्चों के प्रैक्टिकल शुरू कर देने हैं। डेट शीट हमने बना ली हुई है, हमारा काम तो यहाँ चल रहा है। दर्शकों, उमूमन हम देखते हैं कि एयरपोर्ट, जो जम्मू का एयरपोर्ट है, उसके आगे पीछे ट्रैफिक कंजेशन रहती है और उसकी वजह यह है कि एयरपोर्ट के अंदर जो है किसी तरह के पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब आज मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि पार्किंग बनाई जाएगी। जो गाड़ियां बाहर खड़ी रहती थी, बाहर खड़ी गाड़ियों के चलते ट्रैफिक जैमिंग रहती थी, अब वो ट्रैफिक जैमिंग नहीं होगी और आसानी से लोग आ जा सकेंगे। ये तो 4-5 ऑफिसर सब चले जाएंगे बात करने के लिए, रिलोकेशन के लिए वो रिक्वेस्ट करेंगे। जिसमें हमारे एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे वो भी आए थे और सीनियर ऑफिसर भी थे, जिसमें आपने देखा होगा कि जहां पर एयरपोर्ट की बेहतरी के लिए और वो एक अच्छा एयरपोर्ट बनाया जाए उस पर तो चर्चा हुई ही हुई, लेकिन इसके साथ साथ ही जो लोग जम्मू में आते हैं, जम्मू से बाहर जाते हैं, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए आते हैं, या जम्मू नागरिक जो हैं जब वो एयरपोर्ट जाते हैं तो उनको वो सारी सुविधाएं मिले जिनकी उनको ज़रूरत है। तो बेसिक सुविधाएं लोगों को दी जाएं, वहाँ पर उनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ पर उनकी कहीं लंबी लाइन ना लगे, उनको लाइन में खड़ा ना होना पड़े। और इसके साथ साथ ही विशेष बात जो थी वो ये कि जहाँ पर एयरपोर्ट पर कहीं भी पार्किंग के लिए कोई स्थान नहीं था तो गाड़ियाँ और जो पैसेंजर्स हैं वो रोड पर खड़े हो जाते थे। थोड़े दिनों के अंदर ही लोगों को वो सुविधा भी जो है वो प्राप्त होगी और पार्किंग में गाड़ियां खड़ी की जाएंगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू एक अच्छा एयरपोर्ट जो है वो बनने जा रहा है। दर्शकों, कांग्रेस का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने आज भी प्रोटेस्ट किया है, मड़ में प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस का यह आरोप है कि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार बिजली, यूं कहिए डीजल हो, पेट्रोल हो या रसोई गैस हो, इनकी कीमतों में रोक नहीं लगा पा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक इनकी कीमतों में कटौती नहीं होती है, महंगाई कम नहीं होती है, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। महंगाई कम करो, कम करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नेशनल कांग्रेस पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪੱਤੀ 200 ਸਿਲੰਡਰ ਵਧੀ ਆ, ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, 880 ਤੇ 900 ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰੋੜਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਲਣ ਚੁੱਕੀ ਘਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 370 ਤੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋੜਿਓਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਰੋੜਿਓਂ ਭਰਾਈਏ। तो देखो दिन भर बीजेपी लोग नट्ठे देना तो कांग्रेस ज्वाइन कर देना, बीजेपी नट्ठे देना। क्या आखोगे हम, तो क्या आखना चाहोगे महंगाई के लिए? असं को लिखना है कि महंगाई कम करो, जो प्रॉफिट टैक्स ला देना, गवर्नर साहब रिक्वेस्ट करने कि प्रॉफिट ला दो, नहीं लाओ, महंगाई जिन्नी घट होती घट करो, लोगों की क्या मारा दियो। महंगाई तो हद को ज़्यादा अगर बढ़ती जा रही है। जो गैस सिलेंडर जो 600 रुपये का उन्होंने 850 रुपये का मिला था, तो सुनाओ कि 850 रुपया कुन्ने पे करना है सानू। जेडे ने 4 सिलेंडर सानू दिते है, 10 में कोई दूंगी है फ्री थोए है, सारे तो फ्री थोए नहीं है, रिकवर तो सारी जनता को करा रहे हैं, कुखाई तो इन्हें छड्डिया नहीं है। बाकी जी साढ़े गैस अस घरेलू जनानियां साढ़े घर के अंदर जो किचन च यूज़ होने वाले समान ने वह भी तो इन्ने ज़्यादा कास्टली होई है ना कि अस डेली वेजर भी है नहीं, अस लोकल ना ध्याड़ीदार बंदे असें कुत्थों पूरा करना। साड़ी रुट्टी का भी मसला खराब होई है। महंगाई ने सानू केह् दित्ता, आखा करोना आया केह् खाई आ, करोना सरेआं खाई आ, जां तेल महंगा होई आ, जां डीजल पी आ। सानू तो बालना भी नहीं आने, लकड़ियां भी नहीं बालनियां, तो बिजली ने सानू फुकने जोगा नहीं छड्डिया, क्योंकि बिजली बिजली भी तो प्राइवेट होई है, बिजली भी तो कौन करेगा पे। जिन्ने रिचार्ज करागे इन्ना करगे, तो जेकर साढ़े फोन च पैसे नहीं होगन तो फिर अस बिजली ना यूज़ करगे। क्या आखना चाहोगे तो सरकार गी अस इयै आखना चाहते हैं कि कम से कम महंगाई लिमिट च रखो, घट करो साढ़े आस्ते। कम से कम जेह्ड़ा गरीब तबका है इंदे बारे च भी किश सोचो। जे तुस कुसै मुलाजम की तनख्वाह बधांदे हो तो तुस क्या ध्याड़ी भी बधा दो सारी। हमारा कहना ये है कि जो इन्होंने हमारे से झूठे वादे किए थे,
हम 370 तोड़ने के बाद ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने जो झूठे वादों में जो हमें झूठे फसलाया है कि हम 370 तोड़ने के बाद हम महंगाई कम करेंगे। आपने देखा ही होगा 370 टूटने के बाद कितनी महंगाई बढ़ी है। यहाँ पे जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर था, 100 रुपये लीटर है। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये था, आज वो 1000 रुपये के आसपास है। जो उन्होंने बेरोज़गारी, उन्होंने बोला था कि हम कम करेंगे, मेरे को लगता है कि बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है। आपने देखा ही होगा। जहाँ तक मुझे लगता नहीं है कि इनसे अब महंगाई कंट्रोल होने वाली है। अगर यही आज से पिछले 7 साल पहले चले जाएं तो ये लोग, अगर थोड़ी भी महंगाई होती है, ये लोग सड़कों पे उतर जाते थे, आधे जम्मू को आग लगा देते थे। आज यहाँ से देखो तो कोई काला कुत्ता नहीं इनका सड़क पे निकल रहा है महंगाई के लिए बोलने के लिए। आज इनके कान में कोई जूं तक नहीं रेंग रही है कि भाई साहब इतनी महंगाई हुई है, कुछ तो कुछ आप बोलिए। फिर बोल देते हैं नहीं जी ये इंटरनेशनल लेवल की बात है। अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था इनके प्रेसिडेंट है रैना जी, अरे बोल रहे थे कि अरब से तेल बहुत महंगा रहा, वो तो शुक्र करो कि मोदी जी ने 100 रुपये लीटर रखा है। अगर ये नहीं होता तो 150 लीटर होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी न्यूज़ देखते हैं, वो कहाँ से पता लेते हैं, उनके कौन से ऐसे सोर्स हैं। देखिए आप भी आज समझदार हैं, आप सारी जगह घूमते हैं। हम लोग इतनी खुशहाल स्टेट में रहते थे, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं था, ना यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स था, ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स था, ना यहाँ पे रोड टैक्स था, ना यहाँ पे टोल टैक्स था। ये टैक्स टेररिज्म सरकार है यहाँ पे। इनका बस चले तो हमारा खून भी चूस लेगी अगर इंजेक्शन हो। दर्शकों अब हम बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद की। गुलाम नबी आज़ाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज गुलाम नबी आज़ाद के पैतृक गांव भलेसा में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने शाहनवाज चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो शाहनवाज चौधरी जिसने कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और जब गुलाम नबी आज़ाद ने हल्की सी तारीफ की नरेंद्र मोदी की, तब उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद का पुतला फूका, अपने समर्थकों के साथ गुलाम नबी आज़ाद का पुतला फूका। तो आज भलेसा के लोगों ने जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया और कहा कि गुलाम नबी आज़ाद नेता हैं और नेता रहे। कि हमारे आज़ाद साहब की जो सोच है वो सेकुलर लीडर है, मतलब वो हमारे स्टेट में इत्तेहाद चाहते हैं। और ये जो चंद अनासिर हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारे इस स्टेट में इत्तेहाद रहे, वो उनका मानना ये है कि आज़ाद साहब कुछ ऐसे भाषण दें जिससे हिंदू मुस्लिम के मतलब आपस में झगड़े पैदा हों। मतलब वो चाहते हैं कि वो हिंदू के ख़िलाफ़ बोले, बीजेपी के ख़िलाफ़ बोले, हालांकि उनकी नेचर जो है इसके अगेंस्ट है, वो इत्तेहाद चाहते हैं। तो बस यही चलते हमने यहाँ प्रोटेस्ट की वगैरह। उन्होंने जो गेम तैयार की है अपना सिक्का जमाने के लिए हमारे स्टेट में, तो हम चाहते हैं कि उन अनासिर को मतलब आपके चैनल के माध्यम से हम पार्टी हाई कमांड से गुजारिश करते हैं कि अगर आप पार्टी को हमारे स्टेट में बाहर रखना चाहते हैं तो इन अनासिर को पार्टी से निकाल फेंकें। और इसीलिए हमने ये विरोध किया। और हम दर्शकों, देश भर के बैंक 15 और 16 मार्च को बंद रखेंगे, हड़ताल करेंगे। सरकार के निजीकरण की पॉलिसी को लेकर के इन बैंक कर्मियों में, इन ऑर्गेनाइजेशंस में खासी न कि हमारी जो स्ट्राइक है आने वाले दिनों में हमारा एक प्रोग्राम चाक आउट हुआ है। हमने बैचेस किया है। 10 तारीख को हमारे यूएफबीयू लीडर जो है पार्लियामेंट में वो धरना करेंगे, और 12 को हमारा जो है धरना कम डिमॉन्स्ट्रेशन है पीएनबी के सामने शालामार में, और 15 और 16 को जो है हम टोटल स्ट्राइक पे जा रहे हैं। सभी बैंक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक सभी बंद होंगे। और गवर्नमेंट को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप पूर्ण से मत खेलिए। उनकी जो मांगे हैं, उनका जो डिपॉजिट है वो सेफ रहे। जैसे हमने आपको बताया कि 15 और 16 को ये बंद रखेंगे कामकाज, जिससे पहले एक सांकेतिक हड़ताल भी ये करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। 12 तारीख को शालामार में ये प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करके केंद्र को आगाह करेंगे कि जो निजीकरण की नीतियां केंद्र अपना रही है उससे सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को ही फायदा होगा, आम गरीब आदमी को इसका कोई फायदा नहीं होगा। निजीकरण ही हमारे मेन डिमांड तो है। निजीकरण जो है वो नहीं किया जाए, उससे आम आदमी की जो लाइफ है सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। सिर्फ चंद कॉर्पोरेट सेक्टर को ही इसके फ़ायदा होगा प्राइवेटाइज करने से।
जो पसमंदा लोग हैं वो उनको तो बैंकों में आने के लिए ही वो जो है उनको रास्ता नहीं मिलेगा। और बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जैसे MSME के लोन हो रहे हैं, एग्रीकल्चर के लोन हो रहे हैं, एजुकेशन के लोन हो रहे हैं, वो नहीं होंगे, लोगों के कम हो जाएंगे। सिर्फ अमीर आदमी को ही लोन मिलेंगे, आम आदमी को वो लोन वगैरह नहीं मिलेंगे। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा उठाया हुआ है वो उसको ठंडे बस्ते में डाले। प्राइवेटाइजेशन किसी भी सूरत में देश के हित में नहीं है। हम थोड़ा सा इस पे ज़रा गौर फरमाएं तो बहुत आसानी से ये मैथमेटिक्स समझा जा सकता है। अगर एक दुकानदार के 4 खाते ख़राब होंगे और दूसरे दुकानदार के भी 4 खाते ख़राब होंगे, आप दोनों मिला के अगर एक दुकान बना देंगे तो मिलके 8 खाते ख़राब हो जाएंगे। उससे आपकी बैंकिंग स्ट्रैटेजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, आपका इनफैक्ट जो ख़राब खातों का पोर्टफोलियो है वो बढ़ जाएगा। तो इस समय पे सरकार को जो चाहिए था वो चाहिए था कि पहले जो है रिकवरी अपनी प्रोसीजर स्ट्रॉन्ग करते। बैंकों का जो पैसा डूब चुका है, जिन लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है और जो पैसा अनयूटिलाइज्ड है जिस पे बैंक को कोई कॉस्टिंग नहीं आ रही है, उन पैसों को रिकवर करने के लिए एक मॉड्यूल तैयार करना चाहिए था। नेशनलाइज्ड बैंकों में सबसे बड़ी खामी इस चीज़ की देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ पे कोई सेट रिकवरी पैटर्न नहीं है। इसमें आपके स्टाफ को ही लोन भी करना है, सभी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है और रिकवरी भी लोगों से लेके आनी है। हालांकि हम अपनी पर्टिकुलरली स्टेट की बात करें तो तहसीलदार या स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ हमारा कोई आप कह सकते हैं अलायंस नहीं है जिसके थ्रू हम अपना पैसा रिकवर करके बैंकों के लोन्स को बैड लोन्स को सेटल कर सकें। आज के समय में जो कॉर्पोरेट सेक्टर का बैड डेट है that amounts to around 70% of the bad debts। आम आदमी की पहुंच, आम आदमी की रीच, आम आदमी की वो सक्षमता नहीं है कि वो इतना बड़ा लोन उठा सके और उस लोन को खराब कर सके। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि हम किस रास्ते पर अपने आने वाली पीढ़ी को लेकर जा रहे हैं। एज ए यंग जनरेशन हमें ये चीज़ ज़रूर अंडरस्टैंड करनी चाहिए। आज बैंक जो नेशनलाइज्ड हैं इन्हीं के बदौलत हमें नौकरियां हासिल हुई हैं। एक फेयर, एक ट्रांसपेरेंट स्कीम सेटअप की गई बैंकिंग बोर्ड्स के थ्रू, जिसके थ्रू एक फेयर इलेक्शन प्रोसीजर जो है अडॉप्ट किया गया। हालांकि अगर इसी चीज़ को कंपेयर करते हुए प्राइवेट बैंक्स की तरफ नज़र मारे, प्राइवेट बैंक्स में कहीं पे भी कोई ऐसा फेयर सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं रहता है जहां पे जो एलिजिबल और कंपैटिबल और कॉम्पिटेंट लोग जो हैं सिलेक्ट होकर अपने सीट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।